आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संविधान के लागू होने के साथ ही हुआ था। दूसरा कथन है कि आज़ादी के बाद उच्चतम न्यायालय ने अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का स्थान ले लिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है उससे पहले जाने कि उच्चतम न्यायालय मतलब कि अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय और उसके बाद उसके अधीन उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय जिसमें जिला न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालय शामिल है। ठीक है, तो कोर्ट के आधार पर चयनित करना है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। मतलब दूसरा कथन है वही सही है, बाकी पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि न्यायालय की एकल व्यवस्था जो है, न्यायालय की जो एकल व्यवस्था है वह भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए, दूसरी राज्यों के लिए। संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र और राज्यों के कानून को राज्य न्याय क्षेत्र के द्वारा लागू किया जाता है। यद्यपि भारत में भी संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत भी एक संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधि और एक ही न्याय प्रणाली चलती है। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था, जबकि संविधान के लागू होने की तिथि जो है वो 26 जनवरी 1950 है। इसीलिए पहला कथन जो है वो गलत है। उच्चतम न्यायालय जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र अपने पूर्ववर्ती न्यायालय से ज्यादा व्यापक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। इसलिए दूसरा कथन सही है। अगर इसको और अच्छे से समझें कि आज़ादी से पहले जब 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है वो प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो आज़ादी के बाद बना, उस सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपील का अंतिम स्थान है। ठीक है, और अपील का ये सर्वोच्च न्यायालय था। इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। भारतीय संविधान के जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र और शक्तियों का उल्लेख है। संसद भी न्यायालय की शक्तियों को बढ़ा सकती है और घटा सकती, कह सकते हैं संसद उनकी शक्तियों को विनियमित करने के लिए संविधान के द्वारा अधिकृत है। तो ये था ये पहला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद में निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ में विचार करें। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ में विचार करें कि वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं और वह संसद के समक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं।
तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। मतलब दूसरा कथन सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है। कि भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए निर्देशित कर सकता है, इसलिए पहला कथन जो है वो आपका गलत है। ठीक है, दूसरा कथन सही है क्योंकि वह संसद के समक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट रखता है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। इससे पहले आंग्ल भारतीय समुदायों में से 2 व्यक्तियों को लोकसभा में राष्ट्रपति नाम निर्देशित करता था, यानी मनोनीत करता था, लेकिन संवैधानिक संशोधन 104 मतलब 104वें संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ठीक है, प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्रियों की सिफारिश पर आंग्ल भारतीय समुदायों को मनोनीत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि वर्तमान की अगर बात करें तो एंग्लो इंडियन का समुदायों को जो प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते थे, वो अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन 104 के द्वारा जो 2019 में लागू हुआ था, उसके द्वारा उनका प्रतिनिधित्व जो है वो समाप्त कर दिया गया। अगला और राष्ट्रपति की अगर विधायी शक्तियों की अन्य बात की जाए तो राष्ट्रपति ही संसद के सत्र को आहूत करता है, यानी बुलाता है और सत्रावसान करता है। लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। ठीक है, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है और प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के पहले अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्य किसी संबंध में संसद को संदेश भी भेज सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय यानी IHR 2005 के संदर्भ में विचार करें कि यह दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करने के लिए एक समझौता है। यह WHO के सभी अन्य सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि जब प्राय बीमारी का प्रकोप, अन्य तीव्र सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम जो है वो अप्रत्याशित होते हैं और प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता पड़ती है, तब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 एक व्यापक विधिक ढांचा प्रदान करता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं में आपात स्थितियों में सरकार या देशों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करते हैं। ये अधिकार और दायित्व सीमा पार भी लागू होते हैं। IHR अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है, ठीक है, जिसमें WHO के 194 देशों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, इसलिए पहला कथन पूर्णतः सही है। IHR जो है 2005 स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। ठीक है, इसलिए पहला कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कि संविधान
राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है और मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। और इसका बी ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही, क्योंकि संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद के आकार एवं मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा समय पर परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है, लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 में एक नया अनुच्छेद 164 1A 164 1 और A जोड़ा गया। इसमें कहा गया किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और साथ में ये भी जोड़ा गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। तो ये पहला कथन जो है वो गलत हो गया। केंद्र की तरह राज्य मंत्रिपरिषद में भी 3 मंत्रियों के वर्ग हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उनके पद, विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्ता के हिसाब से उनमें विभेद होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री राज्य में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह, शिक्षा, वित्त और कृषि होते हैं। ये सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये संबंधित विभाग की बैठकों में भाग लेकर नीति निर्धारण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी जिम्मेदारियां राज्य सरकार के संपूर्ण मामलों में होती हैं। राज्य मंत्रियों को या तो विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या कैबिनेट मंत्रियों से उन्हें संबंधित कर दिया जाता है। वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और न ही कैबिनेट में की बैठकों में भाग लेते हैं जब तक उन्हें विशेष तौर पर उनके विभाग से संबंधित किसी मामले में कैबिनेट के द्वारा आमंत्रित नहीं किया जाता है। पद के हिसाब से उपमंत्री जो होते हैं इनके बाद होते हैं। इन्हें विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कर्तव्यों में सहयोग के लिए संबंधित किया जाता है। वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और वो भी कैबिनेट में भाग नहीं लेते हैं। कभी कभी मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री का पद भी जोड़ा जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 2 अन्य उप मुख्यमंत्री हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। तो उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के पद का जो मामला है ये संवैधानिक नहीं है। संविधान में उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री के पद का कोई भी उल्लेख नहीं है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतया स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है और मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। इसलिए दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश विक्टोरिया झील की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शन है तंजानिया, युगांडा, रवांडा और कीनिया। कूट के आधार पर इसका उत्तर चुनना है। ठीक है, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या फिर 1 3 4। तो कौन सा जो है सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 और 4। मतलब कि विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और कीनिया से सीमाएं स्पर्श करती है। विक्टोरिया झील, जिसे विक्टोरिया न्याजा भी कहा जाता है, और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और नील नदी का प्रमुख जल स्रोत है। मतलब कि नील नदी अपने जो जल, उसका जल जो है वह, उसका स्रोत जो है वो विक्टोरिया झील ही है। सुपीरियर झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया पिछले लगभग 5 दशकों से
कई तरह के मानवीय गतिविधियों से पीड़ित रही है। विक्टोरिया झील और इसके वनस्पति जात और प्राणी जात लगभग 45 मिलियन लोगों की आजीविका में सहयोग करते हैं। पारिस्थितिकी रूप से यह 3 देशों में से टच करती है। यह झील तंजानिया से लगभग 51%, युगांडा से 44% और कीनिया से 5% सीमा साझा करती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? भाग 9, भाग 3, अनुच्छेद 324, भाग 4 या अनुच्छेद 280। कोड के आधार पर चयनित करना है। 1, 4, 5, 2, 3, 5, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4। तो कौन सा जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1, 4 और 5, मतलब 1, 4 और 5। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। इसे भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों के द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 शामिल किया गया है। इस भाग को पंचायतें नाम से उल्लेखित किया गया है, जिसमें 243 से लेकर 243 अड़ा तक प्रावधान शामिल है। इसके अलावा अधिनियमों के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जुड़ी, जिसे 11वीं अनुसूची के रूप में जानते हैं, और 11वीं अनुसूची में पंचायतों से जुड़े जो हैं वो 29 विषय हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 के तहत संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन को सक्षम बनाने में आवश्यक हों। अनुच्छेद 280 के तहत राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए केंद्र से सिफारिश करने का कार्य जो है केंद्रीय वित्त आयोग को सौंपा गया है। इसलिए विकल्प 5 भी सही है। अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग के पास 324 की अगर बात करें तो भारत के निर्वाचन आयोग के पास संसद और विधानमंडल के सभी निर्वाचन तथा भारत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जिम्मा जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग के पास है, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। और भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नोटा के बारे में आपको विचार करना है, ठीक है, कि नोटा विकल्प के तहत डाले गए मतों की गणना चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए डाले गए कुल वैध मतों में की जाती है, ताकि उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस की जा सके। भले ही नोटा विकल्प के तहत डाले गए मत किसी भी उम्मीदवार के डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो, तब भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। दूसरा कथन सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय के
उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग ने मतपत्रों में या ईवीएम में उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प का प्रावधान किया ताकि मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाता इनमें से किसी को भी वोट न देने का निर्णय कर सके। उम्मीदवार अपने मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को वोट न देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम है। नोटा का प्रावधान जो था वो 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली और राजस्थान की राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव में किया गया था, जबकि 16वीं लोकसभा में 2014 में के आम चुनावों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों में भी यह जारी रहा। उम्मीदवारों की जमानत राशि की वापसी के उद्देश्य से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए डाले गए कुल वैध मतों की गणना के लिए नोटा विकल्प के तहत डाले गए मतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। भले ही नोटा विकल्पों को चुनने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो, तब भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही विजयी घोषित किया जाता है, तब भी उसे विजयी घोषित किया जाता है। इसीलिए कथन एक सही है, कथन एक सही नहीं है और दूसरा कथन जो है वो सही है। 2001 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने कानून में संशोधन करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था कि ताकि उन मतदाताओं के लिए एक तटस्थ वोट प्रदान किया जा सके जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं। 2004 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने एक याचिका दायर की जिसमें गुप्त रूप से किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने के अधिकार की सुरक्षा के लिए मतपत्र और ईवीएम में आवश्यक प्रावधान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। तब उच्चतम न्यायालय ने 2013 में कहा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग ईवीएम और मतपत्रों पर उपयुक्त में से कोई नहीं है नोटा विकल्प प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किन्हें संविधान के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्यता के आधार पर वर्णित किया गया है। मतलब कि संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले अयोग्यता का आधार क्या है। पहला है कि वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, वह दिवालिया हो, उसे अस्पृश्यता, दहेज, सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने या उसमें संलिप्त होने के लिए दंडित किया गया हो। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 और 2। पहला दूसरा जो है सही है, तीसरा जो है वो गलत है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित कारणों से कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। पहला कि यदि वह भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, ठीक है। दूसरा, वह यदि वह विकृत चित्त या न्यायालय द्वारा ऐसा मतलब उसका वह विकृत चित्त का व्यक्ति है और ऐसा न्यायालय के द्वारा घोषित कर दिया गया है, या फिर वह दिवालिया है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार किए हुए है और या फिर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि का उल्लंघन करता है, तब भी उसे वह डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ योग्यताएं निर्धारित की हैं। अन्य भी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी न करार दिया गया हो, उसे किसी ऐसे अपराध में दोष सिद्ध न किया गया हो जिसके लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है, ठीक है। वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो,
उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो, वह ऐसे निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर ना हो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो, उसे भ्रष्टाचार या देश के प्रति निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त ना किया गया हो, या फिर उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दोषी ना ठहराया गया हो। ठीक है, तो उसे ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की शर्तें जो हैं वो संसद सदस्य के लिए संविधान में दी गई। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। विधानसभा के अध्यक्ष में कि निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है, उसे विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, वह उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र सौंपकर अपना पद त्याग कर सकता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 3। मतलब 2 और 3 सही है, पहला जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि विधानसभा जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव विधानसभा अपने ही सदस्यों में से करती है, तो सामान्यतया विधानसभा के पूरे कार्यकाल के दौरान वह अपने पद पर बना रहता है, लेकिन कुछ मामलों में वह अपना पद रिक्त भी कर सकता है, जैसे उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, या फिर वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र सौंप दे और अपने पद से मुक्त हो जाए, या फिर विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के समान होती हैं। चुनाव के बाद विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है, लेकिन वह सक्रिय राजनीति से दूर रहता है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकता है? राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता या फिर राज्य मंत्री। तो इसका कोड के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2 और 3। पहला कथन जो है राज्यपाल वो गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार जो हैं वो आर्टिकल 194 में दिए गए हैं, यानी 194 में दिए गए हैं। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकारों और छूटों का योग है, उनको जो छूट मिलती है उसका योग है। ये इनकी कार्यवाहियों की स्वतंत्रता, प्रभावशीलता को सुनिश्चित रखने के लिए अनिवार्य है। इन विशेषाधिकारों के बिना सदन में ना तो अपना प्राधिकार, ना मर्यादा, ना सम्मान को अनुरक्षित रख सकते हैं और ना ही अपने सदस्यों को उनके विधायी उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी बाधा से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संविधान ने राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक भी विस्तारित किया है जो राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं, केवल उन्हें समिति की कार्यवाहियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। इसमें राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री शामिल हैं। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, जो कि राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों की 2 श्रेणियां रखी गई है, एक जिन्हें राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है और दूसरा जिन्हें सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं। अगर सामूहिक रूप की बात की जाए तो सदन को अधिकार है कि अपने प्रतिवेदन, वाद विवाद जो हैं उनका कार्यवाहियों को प्रकाशित करें और अपरिचितों को कार्यवाहियों से अपवर्जित कर सकती है, इसके लिए गुप्त बैठकें कर सकती हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत विशेषाधिकार है कि राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान
और सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और यह विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों में उपलब्ध है, आपराधिक मामलों या निवारक निरोध मामलों में यह उन्हें उपलब्ध नहीं है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।